अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह हमारे पास एक रॉड है कुछ इस तरीके से, और यह रॉड लाइट रॉड बोला गया है। क्लियर है? ठीक है। और यह बोला गया है कि यह रॉड का यह मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट पे बैलेंस कर दिया गया है। क्लियर है? इस मिड पॉइंट पे क्या कर दिया गया है? यह रॉड बैलेंस कर दिया गया है। क्लियर है? ठीक। और शुरू में यह बोला गया है कि यह रॉड जो है हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। क्लियर है? इनिशियली यह रॉड कैसा है? हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। क्लियर है? और इस रॉड को मासलेस बताया गया, यानी कि इस रॉड के पास कोई मास नहीं है, यानी कि लाइट रॉड है। क्लियर है? ठीक। और इस मिड पॉइंट पे इस रॉड को क्या कर दिया गया है? बैलेंस कर दिया गया है। क्लियर है? अब बोला गया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दिया गया और इस ऑब्जेक्ट का मास बोला गया 2 kg है। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दिया गया और बोला गया कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg है। क्लियर है? ठीक है। तो यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, इस बैलेंस पॉइंट के अबाउट यह रॉड क्या करेगा? रोटेट करेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। तो सिचुएशन मेरे पास कुछ इस तरीके से दिया गया था कि यह मेरे पास एक लाइट रॉड था, यानी कि इस रॉड का मास नहीं था, और हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया जिसका वेट क्या था? 5 kg था। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया जिसका वेट क्या था? 2 kg था। तो यह रॉड जो है इस वेट की वजह से कुछ इस तरीके से रोटेट करना चालू कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो जब यह रॉड रोटेट करना चालू करता है तो उस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो वेट होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वह कितना होगा? m2 × g होगा। क्लियर है? ठीक है। जो लगभग जो कितना हो जाएगा? 5g के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला वेट होगा वह भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वह कितना होगा? m1 × g होगा, जो कितना हो जाएगा? 2g के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ इस पॉइंट पे यहाँ पे जो हमने इसको बैलेंस किया है, यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? और उस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग बोल देते हैं h, और उस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को बोल देते हैं v। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स डेवलप हो रहा होगा उस फोर्स का एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें पता नहीं होगा। क्लियर है? तो उस फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लेंगे जिसको बोलेंगे h, और उस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट मान लेंगे जिसे बोलेंगे v। क्लियर है? ठीक है। और हमें यह इनिशियली बोला गया है कि यह रॉड हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है? तो जैसे ही हम लोग इस इंड पे m1 मास और इस इंड पे m2 मास लटका देंगे तो यह रॉड जो होगा कि क्या करना चालू करेगा? इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चालू कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है। किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे यह रोटेट करना चालू कर देता है उस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डेवलप हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो हमें इस अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अल्फा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस इक्वेशन का सहारा लेते हैं? टाउ इक्वल टू आई अल्फा का सहारा लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि जब हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा का यूज करते हैं तो टाउ जिस एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है या जिस पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है उसी पॉइंट के अबाउट क्या लिखा जाता है? आई लिखा जाता है। क्लियर है? ठीक है। यानी कि टाउ और आई जो होता है सेम पॉइंट और सेम एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग इसी इक्वेशन का यूज करके आसानी से अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक। तो अल्फा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेते हैं। क्लियर है? और बोल देते हैं कि यह मेरा कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग टाउ किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? इस ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। क्लियर है? तो टाउ अबाउट पॉइंट ओ जो होगा वह किसके इक्वल होगा? तो यह किसके इक्वल होगा? तो इस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क लिखा है टाउ ओ। क्लियर है? तो इसी पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट के अबाउट मान लेते हैं सिस्टम का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई ओ है। क्लियर है? ठीक है। तो टाउ ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ओ इंटू अल्फा, और इस कंडीशन में हमने एंगुलर एक्सप्रेशन क्या माना है? अल्फा माना है। क्लियर है? ठीक है। तो बस इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग आसानी से अल्फा को वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस एच फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? प्लस इस ओ पॉइंट के अबाउट इस भी फोर्स का जो टॉर्क होगा वह भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एच पॉइंट या भी पॉइंट कहाँ से होकर गुजर रहा है? इसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो फोर्स हमारे पास कितना है? 2g है,
और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। क्लियर है। तो इस फोर्स का इस पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, फोर्स यानी कि 2g इंटू इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है हमारे पास, हाफ है, इंटू क्या लिख देंगे, हाफ। और इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह किस सेंस में होगा, तो इस जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो वहां पे अपना कलम रखते हैं और फोर्स जिधर होता है उधर रोटेट करा देते हैं। तब फोर्स किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर रोटेट कराएंगे। तो यह किस सेंस में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। तो हम लोग यहाँ कौन सा सेंस लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर है, ठीक है। प्लस अब हमारे पास कौन सा फोर्स बचा, यह 5g बचा, और यह 5g किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस 5g का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस ओ पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, 1/2 मीटर होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है और पूरा लेंथ 1 मीटर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। तो इस 5g का इस एक्सिस के अबाउट यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हमारे पास है, 5g है। क्लियर है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ मीटर हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह किस सेंस में होगा, तो यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, फोर्स किधर है, नीचे है, नीचे की रोटेट करेंगे। तो किस सेंस में रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हुआ। तो सेंस क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, आई नॉट, यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का टोटल क्या लिखना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि इस रॉड के पास इनिशियली कोई मास नहीं दिया गया है तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। प्लस अब हमें इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है। तो यह जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना हमारे पास है, 2 kg है, तो इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू हम क्या लिखेंगे, हाफ का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस अब हमारे पास मास कौन सा बचा, ये मास बचा। यह भी बॉडी इस एक्सिस के लिए पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस बॉडी का इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास हमारे पास कितना है, 5 है। 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस है, और यह डिस्टेंस कितना है, हाफ है। तो क्या लिखेंगे, हाफ का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास कोई दूसरा मास नहीं है, बस हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, यानी कि आई नॉट का वैल्यू टोटल लिख दिया। क्लियर है, इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा में मिल जाएगा आसानी से। सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो यह हम लोग क्या लिखेंगे, जी सीधे हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग निगेटिव मान लेते हैं तो क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि पॉजिटिव हो जाएगा। यह -g हो गया। अब प्लस हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 5g/2 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। बराबर 1/2 मिलेगा प्लस 5/4 मिलेगा, इंटू क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमें आसानी से कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3g/2 मिलेगा, बराबर यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 7/4 मिलेगा, इंटू अल्फा मिलेगा। क्लियर है, या 2 से यहाँ 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, 6g/7 मिल जाएगा। यानी अल्फा बराबर हमें क्या मिल गया, 6g/7। क्लियर है, ठीक है। और किस सेंस में मिलेगा, एक क्लॉकवाइज सेंस में मिलेगा। क्लियर है, ठीक। क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क किस सेंस में लग रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है। क्लियर है। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड का मास 1 kg दिया गया है और लेंथ 1 मीटर दिया गया है। क्लियर है। और इस रॉड का जो मास है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से यह बोला गया कि यह रॉड जो है कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है, ठीक। अब क्या किया गया कि इस रॉड के इस एंड से एक 2 kg का मास लटका दिया गया। क्लियर है, जबकि इस एंड से एक 5 kg का मास लटका दिया गया। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है और इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है। क्लियर है, ठीक है। तो बोला गया कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 kg का और यहाँ पे 5 kg का मास लटका देते हैं तो यह रॉड अपने इनिशियल कंडीशन से रोटेट करना चालू कर देता है। तो उस समय इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 kg का मास लटकाते हैं, यहाँ पे 5 kg का मास लटकाते हैं, तो यह रॉड जो होगा इस एक्सिस के अबाउट नीचे ऐसे रोटेट करना चालू करेगा। क्लियर है, ठीक है।
तो जैसे ही यह रॉड रोटेट करना चालू करता है तो उस समय इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उस एंगुलर एक्सीलरेशन को बोल दिया गया अल्फा है। तो हमें इस अल्फा के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? फर्स्ट बात क्लियर है, ठीक है। और दूसरा हमें यह कैलकुलेट करना है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है उस टेंशन के वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम के ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? टाउ इक्वल टू आई अल्फा का यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है। और इस इक्वेशन का यूज करते समय हम लोग ध्यान में क्या रखते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हैं उसी एक्सिस के अबाउट आई लिखते हैं, यानी कि टाउ और आई जो होता है वह सेम एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है या सेम पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है। क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ इस इक्वेशन का यूज करते समय हमको यह ध्यान में रखना होता है कि टाउ जो लिखा जाएगा वह केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए ही लिखा जाएगा। क्लियर है? टाउ किसके लिए लिखा जाएगा? एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए ही लिखा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सिस्टम पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो एक जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वह क्या होगा, इस मास का वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह कितना होगा, 2 × g होगा। क्लियर है? जबकि दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वह क्या होगा, इस मास का वेट होगा और वह होगा कितना, 5g होगा। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग इस पॉइंट को रिफरेंस मान करके टाउ इक्वल टू आई अल्फा का यूज करके आसानी से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट यदि लगने वाला सिस्टम पर नेट टॉर्क को यदि हम लोग टाउ ओ बोल दें, क्लियर है, तो टाउ ओ बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट यानी कि इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया है उसे यदि हम लोग आई नॉट बोल दें तो टाउ नॉट जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट इंटू इस इंस्टेंट पर, इस इनिशियल कंडीशन पे जो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन हमने माना वह कितना है, अल्फा है, तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट इंटू अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट के अबाउट जितना सारा फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का टॉर्क लिखते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट एक फोर्स हमारे पास क्या लग रहा है, 2g लग रहा है जो वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। क्लियर है? और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस एक्सिस से या इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस होगा कितना, क्योंकि इस रॉड का लेंथ 1 मीटर दिया गया और यह ओ पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, यह कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स यानी कि इस 2g फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 2g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारे पास 1/2 है, तो इंटू क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। और इस फोर्स का जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के बाद उसका सेंस किस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना कलम रखेंगे और फोर्स किधर है, नीचे की रोटेट कराएंगे। तो किस सेंस में रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया। क्लियर है? तो सेंस क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। प्लस अब हमारे पास कौन सा फोर्स बच रहा है, ये फोर्स बच रहा है, तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो फोर्स हमारे पास कितना है, 5g है। क्लियर है? और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। क्लियर है? और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस पॉइंट से जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस होगा कितना, 1/2 मीटर। क्यों, क्योंकि यह हाफ तो यह भी हाफ। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5g इंटू हाफ लिखेंगे। और इस टॉर्क, इस फोर्स के टॉर्क का जो सेंस हो जाएगा वो किस सेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, फोर्स नीचे की ओर है, नीचे की ओर मुड़ाएंगे, तो किस सेंस में मुड़ा, क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ा। तो सेंस क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज कर देंगे, बराबर आई नॉट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट जो सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना होगा, तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, तो चूंकि यह एक्सिस इस रॉड के सेंटर से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, ml² होता है। तो मास कितना हमारे पास है, 1 है, एल कितना हमारे पास है, 1 है, तो ml² कर देते हैं, 1² अपॉन क्या हो जाएगा, 12। क्लियर है? प्लस। ठीक। अब हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस पॉइंट मास का मास कितना हमारे पास है, 2 kg है, और इस पॉइंट मास का इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यही डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस है कितना, 1/2 है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना हमारे पास है, 2 kg है, तो 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1 है, इंटू क्या कर देंगे, 1 का सॉरी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1/2 है, तो कितना कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। प्लस अब कौन सा पार्टिकल बचा, ये पार्टिकल बचा, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास हमारे पास कितना है, 5 kg है। क्लियर है? और एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस होगा, और यह है हमारे पास कितना, 1/2 मीटर, तो इंटू क्या कर देंगे, हाफ का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है।
अब तो कोई दूसरा मास है नहीं, बस यही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, यानी कि आई नॉट का वैल्यू हमें टोटल कितना मिल गया, इतना मिल गया। क्लियर है, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, बस अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और अल्फा का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, -g बचेगा, और ये हमारे पास कितना बचेगा, 5g/2 बचेगा। क्लियर है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/12, यह हो जाएगा 1 + 1/2, और यह हो जाएगा +1 5/4 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, यानी कि इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह T2 है। क्लियर है, तो इधर हम लोग इस यहाँ पे हम लोग T2 दर्शाएंगे, तो यहाँ भी हम लोग क्या दर्शा देंगे, T2 दर्शा देंगे। क्लियर है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो मान लेते हैं कि T1 डेवलप हो रहा है, तो यहाँ इधर हम लोग अगर T1 दर्शाए तो यहाँ इधर हम लोग क्या दर्शा देंगे, T1 दर्शा देंगे। क्लियर है, ठीक है, तो अब हमें इस T1 का और इस T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है, जब फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था उस समय हम लोगों ने यह देखा था कि जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे इस M1 मास को लटका देते हैं और इस पॉइंट पे इस M2 मास को लटका देते हैं, तो यह रॉड जो था अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट करना चालू कर दे रहा था। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है, और अल्फा हमने कैलकुलेट किया था, वह कितना था हमारे पास, 9g/11 था। किस सेंस में, इस क्लॉकवाइज सेंस में था। क्लियर है, ठीक, तो जैसे ही यह रॉड इनिशियली ऐसे रोटेट करना चाहेगा उस समय इस ऑब्जेक्ट के पास एक लीनियर एस्केलेशन ए डेवलप हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के पास एक लीनियर एस्केलेशन ऊपर की ओर ए डेवलप हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में बता रहे हैं कि यहाँ पे भी ए डेवलप होगा और यहाँ भी ए डेवलप होगा। क्लियर है, ठीक है, और इस ए का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो पॉइंट होगा इस रॉड का वह सर्कुलर पाथ में मूव करना चालू करेगा। क्लियर है, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ का जो यह टेंजेंशियल एस्केलेशन होगा इस डायरेक्शन में वह कितना होगा, वह होता है r इंटू अल्फा होता है। क्लियर है, ठीक है, तो r इस समय क्या हो जाएगा, यह लेंथ हो जाएगा। क्लियर है, और यह लेंथ हमारे पास कितना है, 1/2 मीटर है, तो यानी r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और अल्फा हमारे पास कितना है, 9g/11 है, यानी कि क्या लिखेंगे, 9g/11, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 9g/22 मिल जाएगा। यानी कि इनिशियल कंडीशन में यह रॉड जैसे ही रोटेट करना चालू करेगा तो इस इंड के पास जो टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा वह कितना होगा, 9g/22 होगा। क्लियर है, ठीक, और वह किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ठीक है, ठीक इसी तरह से यह जो पॉइंट होगा, इस रॉड का यह जो पॉइंट होगा वह किधर रोटेट करना चालू करेगा, ऊपर की ओर ऐसे रोटेट करना चालू करेगा। क्लियर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पर जो एंगुलर तो इस कंडीशन में इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वह कैसे होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वह होता कितना है, r इंटू अल्फा की इक्वल होता है। इस समय भी r हमारे पास कितना है, 1/2 है। क्लियर है, और अल्फा कितना हमारे पास है, 9g/11 है, यानी कितना हो जाएगा, 9g/22 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग फ्रेश डायग्राम बना देते हैं। यह जो ऑब्जेक्ट होगा, यह ऑब्जेक्ट के पास लीनियर एक्सीलरेशन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, 9g/22 होगा। क्लियर है, ठीक है, यह मेरा लीनियर एक्सीलरेशन होगा। इसको हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर एक्सीलरेशन होगा और वह होगा कितना, ए बराबर 9g/22 ही होगा। क्लियर है, इसे हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है, और इधर कितना टेंशन लग रहा है, T1, और इधर कितना टेंशन लग रहा है, T2 लग रहा है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर T1 फोर्स लग रहा है, नीचे 2g फोर्स लग रहा है, और इस समय ऊपर एक्सीलरेशन कितना है, 9g/22 है। क्लियर है, ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, बस इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो नेट फोर्स किधर होगा, इस समय ऊपर की ओर होगा, तो क्या लिखेंगे, T1 - 2g बराबर मास कितना इसका 2 किलोग्राम है, तो 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना हमारे पास है, 9g/22 है। क्लियर है, ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें T1 मिल जाएगा, तो T1 - 2g बराबर क्या लिखेंगे, 9g/11 लिखेंगे। क्लियर है, तो T1 बराबर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 9g/11 + 2g मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक, तो
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 11 दूनी 22 और 9 22 9 31 जी अपॉन 11 मिल जाएगा। क्लियर है। तो T1 कितना मिल गया हमें, 31 जी अपॉन 11 मिल गया। यानी कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वह कितना होगा, 31 जी अपॉन 11 होगा। क्लियर है। ठीक, अब हम लोग इस T2 के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस T2 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। क्लियर है। तो नीचे की ओर लगने वाला जो फोर्स है वह कितना हमारे पास है, 5G है। क्लियर है। और ऊपर की ओर लगने वाला जो फोर्स है वह क्या है, T2 है। तो 5G माइनस T2 लिखेंगे। वह किसके इक्वल होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5G है, तो बराबर सॉरी, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 किलोग्राम है। तो इंटू क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हम कितना एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, 9G अपॉन 22 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 9G अपॉन 22 लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके T2 को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 5G माइनस 95G सॉरी 5G माइनस 45G अपॉन 22 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 में से 45 गया, 50 60 65 G अपॉन 22 हो जाएगा। क्लियर है। तो T2 बराबर हमें कितना मिल गया, 65 G अपॉन 22 मिल गया। क्लियर है। क्लियर है। तो इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वह कितना हो जाएगा, 65 G अपॉन 22 हो जाएगा। क्लियर है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा कैसे लगाते हैं वह समझ में आ गया। क्लियर है। टेंशन कैसे रस्सी में निकाल सकते हैं वह भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाते समय हमको क्या ध्यान में रखना होगा विशेष रूप से, कि टाउ और आई सेम पॉइंट या सेम एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। क्लियर है। सेम पॉइंट या सेम एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। क्लियर है। ठीक है। और टाउ जो होगा हमेशा किस फोर्सेस के लिए लिखा जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए लिखा जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा जब भी लगाएंगे तो टाउ और अल्फा को सेम एक्सिस के अबाउट लिखेंगे और टाउ को एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए ही लिखेंगे।